आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज मनी मंत्रा में बात होगी इंश्योरेंस से जुड़े आपके हर पहलू पर। शो की शुरुआत करें, देख लेते हैं क्या है आज ऑन द शो। सीनियर सिटीजन के लिए नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी है? एक्टिव हेल्थ एसेंशियल पॉलिसी बताएगा आपको आज मनी मंत्रा। परिवार में है वृद्ध माता पिता और बच्चे, कैसे करें सही हेल्थ इंश्योरेंस का आकलन और कैसे एलआईसी का प्रीमियम आप भर सकते हैं पीएफ खाते से? जानिए मनी मंत्रा से आज। और आप इंश्योरेंस से जुड़े तमाम सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, या तो लाइव देखें हमारे शो को सोशल मीडिया पर, या तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें 9619873567 पर। चलिए मनी मंत्रा में शुरुआत करेंगे। आज हम करेंगे आपकी इंश्योरेंस पोर्टफोलियो की प्लानिंग और हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं policyx.com के सीईओ नवल गोयल। नवल, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और इंश्योरेंस को लेके तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे और उसकी पहली कड़ी में हमारे पास आज है ABHICL की एक्टिव हेल्थ एसेंशियल प्लान, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए खास आदित्य बिरला इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। मुझे बताएं आज की तादाद में किस तरह की पॉलिसीज वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑलरेडी बाजार में हैं जो आप खरीद सकते हैं। इसके फीचर्स हम बाद में लेंगे शो में, लेकिन उससे पहले मौजूदा पॉलिसीज जो हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स हैं ओनली फॉर सीनियर सिटीजन्स, वो क्या हैं, कैसे हैं? जी कविता, तो सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसीज काफ़ी अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में। जैसे स्टार हेल्थ का सीनियर सिटीजन प्लान है के चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन ओके, नवल कनेक्टेड है। नवल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नवल, कैन यू हियर मी? जी बोलिए। यस। सो मैं ये कह रहा था कि सीनियर सिटीजन के प्लान्स ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है। स्टार हेल्थ, रेलिगेयर जैसी कंपनीज इस तरह के प्लान्स ऑफर करती हैं। उन सीनियर सिटीजन प्लान्स में यूजुअली जो सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शंस रहते थे, वो एक तो ये था कि को पेमेंट जनरली रहता है 20 से 30% का। तो और दूसरा तरह का जो फीचर जो लॉन्च किया हुआ था स्टार हेल्थ और रेलिगेयर ने, वो ये था कि आपको प्री मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं जाना है उस पॉलिसी को लेने के लिए। तो ये जो सीनियर सिटीजन्स के प्लान्स है, ये यूजुअली 2 लोगों को कवर कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये जनरली पेरेंट्स के लिए होते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। बट जनरली इन प्लान्स में एक ही सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है, क्योंकि को पेमेंट के लिए ये लोग इंश्योरेंस कंपनी का ये मानना होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्लेम्स की चांसेस या क्लेम्स की संभावना काफी बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए इन लोगों ने को पेमेंट के क्लॉज रखे हुए हैं। कुछ प्लान्स में 20% है, कुछ प्लान्स में 30% है। जी नवल, बोलिए। जी, सो बेसिकली वैसे तो कोई भी आम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स है। ये सब प्लान्स भी सीनियर सिटीजन्स ले सकते हैं, लेकिन इन प्लान्स में जनरली जैसे ही 55 की एज क्रॉस होती है तो मेडिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो कुछ कंपनीज ने ये लॉन्च किया हुआ है कि विदाउट मेडिकल टेस्ट भी आप ले सकते हैं, बट उसमें को पेमेंट के रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं। अब आदित्य बिरला की हेल्थ प्लान की हम बात कर रहे हैं और एक्टिव हेल्थ एसेंशियल प्लान है ये एक तरह का मॉडर्न एज प्लान है जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल जी भी। पंकज जी, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पे। और हम डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का नया प्लान जो कि लॉन्च हुआ है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ एसेंशियल प्लान।
नवल ने अब तक बताया हमें किस तरह के ऑलरेडी प्लान्स मौजूद हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स, लेकिन जो नया प्लान लॉन्च हुआ है उसमें मौजूदा प्लान्स के मुकाबले क्या अलग बात है, क्या हटके बात है। मैं इसको एक मॉडर्न एज हेल्थ प्लान बोल रही हूँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्योंकि इसमें आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल और आपकी फिटनेस का भी जिक्र किया गया है और उसके चलते भी आपको बहुत रियायती डिस्काउंट्स और फीचर्स इस हेल्थ प्लान में दिए जा रहे हैं। बताएं हमें क्या है वो खास फीचर्स पंकज जी। बिल्कुल, एक तो देखिए क्रोनिक मैनेजमेंट इसमें इंक्लूडेड है, तो आपका क्रोनिक कोई भी अगर इलनेस है तो वो भी यहाँ पर डे 1 से कवर होगा, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा यहाँ पर को पे का जो क्लॉज होता है वो भी यहाँ पर सिर्फ अगर जो मतलब एक एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके लिए पे करना होगा आपको, लेकिन जो को पे है वो भी आपका वेव ऑफ हो जाएगा, तो वो एक बेनिफिट है। दूसरी बात, एंट्री के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति यहाँ पर ये पॉलिसी ले सकता है। और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष ट्रीटमेंट, ये सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और आजकल क्या होता है कि डे केयर ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जिसके लिए आपको पहले हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो डे केयर ट्रीटमेंट भी यहाँ पर आपके इंक्लूडेड है इस पॉलिसी में। तो इस हिसाब से डेफिनेटली सीनियर सिटीजन्स के लिए पॉलिसी काफी फायदेमंद साबित होगी। एक और चीज़ जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहती हूँ कि इस पर हम इलेबोरेट तरीके से बात करें नवल, को पे आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम भर देते हैं तो। को पे को आसान भाषा में अगर मुझे समझना हो तो ये क्या है जो आपको अमूमन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये फीचर दिया जाता है, और अब क्योंकि इस पॉलिसी में ये फीचर नहीं है लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम के तौर पर थोड़ा सा प्राइस चुकाना पड़ेगा, क्या वाकई ये अच्छी बात है या कोपे फीचर रहना किसी पॉलिसी में जरूरी है? पे को हम फीचर नहीं कह सकते, वो एक तरह से नेगेटिव है। को पेमेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका हॉस्पिटल बिल मान लीजिए 5 लाख आता है, उसमें से 20% हिस्सा आपको देना है और बाकी का 80% हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी देती है। और जिस प्लान में को पेमेंट नहीं होता है उस प्लान में पूरा का पूरा हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। तो बेसिकली को पेमेंट नहीं होना एक फीचर है रादर देन को पेमेंट होना। सो इस पॉलिसी में क्या है कि आप कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा दोगे तो आपका वो को पेमेंट का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा। बेसिकली आपको फिर कुछ भी अपनी पॉकेट से नहीं देना, पूरा का पूरा हिस्सा आपकी इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी हॉस्पिटल बिल्स का। अब क्योंकि हम यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों की हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं पंकज जी, हम सब जानते हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती हुई चीज़ है। 8 से 23% की दर से ये हम देख रहे हैं सालाना बढ़ती है। अब ऐसे में आप एक उम्र में जब पहुँच जाते हैं तो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर जो खर्चे हैं ना वो लगातार बढ़ते ही रहते हैं। यहाँ मुझे बताएं कि ये प्लान फिलहाल तो अच्छा दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है पॉलिसी में। अगर आप बाद में बीमार पड़ जाते हैं, कोई आपको डिजीज़ हो जाती है तो आपको एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा और उसके बावजूद आपको कवरेज पूरी मिलेगी। आपको आपकी हेल्थ जर्नी में हेल्प करने के लिए एक फिटनेस एक्सपर्ट भी साथ में दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो एक अहम बात जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर हॉस्पिटलाइजेशन भी है तब भी इस पॉलिसी के तहत उसका कवरेज आपको दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये सब एक कॉस्ट पे आ रहे हैं। क्या मेडिकल ट्रीटमेंट की महंगाई को देखते हुए इस तरह के प्लान्स आपको खरीद लेने चाहिए? क्योंकि फीचर्स तो बहुत दमदार है लेकिन इसकी महंगाई और कॉस्टिंग तो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती ना, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बदलती रहती है और ऐसे में हेल्थ इश्यूज अगर आपके आते रहे तो आप कितनी तरह की कवरेजेस लेंगे? सही कहा कविता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे बिरला की बात करें या दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज भी, सीनियर सिटीजन को प्लान तो देते हैं लेकिन जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात, जब मेडिकल टेस्ट होता है तो उसके बाद में जो स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है उससे और ज्यादा राइडर आपसे राइडर के रूप में ले लिया, एडिशनल प्रीमियम के रूप में ले लिया जाता है। तो ऐसे में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप सपोज 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हो और उसके लिए आपको 70,000 1 लाख का प्रीमियम भरना पड़े। लेकिन अब यह है कि या तो पहले से ही इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई हो तो उस केस में जो एक बैंड के तहत प्रीमियम बढ़ेगा वो बढ़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रीमियम चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन अगर आपने पहले नहीं लिया है और ओल्ड एज में ही आप पॉलिसी ले रहे हैं तो वैसे में डेफिनेटली प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मेरी ये भी सलाह होती है कि आप प्रीमियम मतलब बहुत बड़ा कवर लेने के बजाय आप थोड़ी सी प्लानिंग अपने पास से भी करें, यानी कि अपनी भी एक हेल्थ किटी बना के रखें, ताकि अगर एक लिमिट तक तो ठीक है कि इंश्योरेंस से क्लेम ले लिया, बट और जरूरत पड़ी तो उस केस में आपके पास अपना भी फंड अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि सेल्फ फंडेड जो केयर है उसकी प्रोविजन होना चाहिए। अदरवाइज क्योंकि जितना ज्यादा आपका सम इंश्योर्ड होगा उतना ही प्रीमियम बढ़ता जाएगा। और एक तो इन्फ्लेशन की आपने बात की, और दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ गई है पॉलिसीज की, क्योंकि एडवांस ट्रीटमेंट हैं तो वो भी जब इंक्लूडेड होंगे तो उस हिसाब से भी प्रीमियम काफी बढ़ गया है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा इंश्योरेंस और साथ में अपना खुद का प्रोविजन, ये एक अच्छी रणनीति होगी। चलिए, तो यहाँ पर तमाम फीचर्स जो हमने डिस्कस किए हैं उसमें से हॉस्पिटलाइजेशन और आयुष ट्रीटमेंट, ओबेसिटी का जो ट्रीटमेंट है और जितनी भी आधुनिक ट्रीटमेंट्स हैं उनकी भी कवरेज आपको इस पॉलिसी में दी जा रही है। ये फीचर भी आपको एडिशनल प्रीमियम पर ही मिलेगा इस पॉलिसी के तहत। लेकिन कवरेज कैसी है और कितनी अलग तरह की है, नवल? जी, ये सारी कवरेज यूजुअली आजकल मोस्ट हेल्थ प्लान्स में होते हैं, तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। जो सबसे ज़्यादा यूनिक इस पॉलिसी में ये है कि जो आपको फिट रहने पे ये जो डिस्काउंटिंग देते हैं, आदित्य बिरला का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जो बाकी की पॉलिसीज में भी इन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है। वो एक तरह से कॉस्ट नहीं बढ़ाता पॉलिसी की, क्योंकि अगर कोई फिट रहता है तो इनके क्लेम आने के चांसेस कम हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो कंपनी को फायदा होता है लॉन्ग टर्म में। तो ये उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो फिट रहना पसंद करते हैं, और उनको कुछ डिस्काउंट्स भी देते हैं रिन्यूअल के टाइम पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, स्पेशली एक ओल्ड एज पर्सन के लिए, जो अगर वो चाहते हैं कि वो फिट रह सकते हैं, साल में कुछ दिन वो एक्सरसाइज करके ये दिखा सकते हैं कि वो अपने हेल्थ के लिए इतने ही वरीड है, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि अच्छा, इसका क्लेम आने के चांसेस कम है और इसीलिए हम इनको प्रीमियम में डिस्काउंट देंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। बाकी आयुष वगैरह मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज में कवर्ड रहते हैं। ऑलराइट, इस चर्चा के बाद अगली चर्चा जो हम करना चाहते हैं वो भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर को लेकर ही है। अक्सर जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता कि उनके लिए कितना कवर इनफ होगा या कितना कवर पर्याप्त होगा। अगर हम एक परिवार की बात करें जहां पर पति पत्नी बच्चे और माता पिता हैं, अब अक्सर लोग समझते हैं कि एक फैमिली फ्लोटर अगर ले लिया जाए तो सभी इसमें कवर हो जाएंगे और सभी के मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट का ख्याल रख लिया जाएगा। और आमतौर पर एक्सपर्ट्स भी कई तरह रेकमेंड कर देते हैं कि आप सब अपने लिए एक 5 लाख का कवर ले लीजिए। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि हम मेडिकल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की महंगाई की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिन पर आपको रीवर्क करना चाहिए। खास तौर से पंकज जी, 5 लाख का कवर बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जहाँ पर पति पत्नी बच्चे और वृद्ध माता पिता भी हैं। तो ऐसे में एक एक करके हम तमाम स्टेप्स पर समझाइश देंगे दर्शकों को। लेकिन पहली चीज जो मैं समझाना चाहती हूँ दर्शकों को वो ये है कि आज की तारीख में 5 लाख का हेल्थ कवर बिल्कुल भी इनफ नहीं है। वो क्यों है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। 5 लाख नाकाफी है। वजह जैसे आपने बोला कि फैमिली की हम बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं। और हमने ऐसा देखा है स्पेशली कोरोना के केस में तो खैर कि पूरी की पूरी फैमिली ही बीमार हो गई। तो अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो डेफिनेटली 5 लाख बहुत ही कम हो जाएगा। और वैसे भी देखिए आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है और किस तरह का ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद पहली बात तो कोई गांव में भी रहता हो और इस तरह से कोई अगर गंभीर बीमारी हो तो उसको भी शहर में आना ही पड़ता है। और शहरों में आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये कॉस्ट है किसी भी ट्रीटमेंट की। दूसरी बात, क्योंकि आजकल एडवांस ट्रीटमेंट हैं, रोबोटिक सर्जरीज और एडवांस केयर, तो जिसके लिए खर्चे और भी ज्यादा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ठीक है, 5 लाख भी लिया तो कुछ तो हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपरली आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 5 लाख मेरे हिसाब से बहुत ही कम हो जाता है आज की तारीख में। आपको समय रहते हुए एक अच्छे सम इंश्योर्ड के साथ में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। और अब तो आपके पास सुपर टॉपअप प्लान की भी सुविधा है। तो अगर आपको ऐसे भी कॉम्बो लेना है कि एक आपने बेस कवर जो है वो आपने 5 लाख का लिया है, 10 लाख का लिया, और बाद में उसके बाद आपने 50 लाख या 1 करोड़ का सुपर टॉपअप प्लान ले लिया, तो वो अफोर्डेबल भी हो जाता है, कंपैरेटिवली प्रीमियम कम हो जाता है
और इस तरह से आप अपने जो सम इंश्योर्ड है उसको मेरे हिसाब से मतलब 50 लाख 1 करोड़ के आसपास भी सोच सकते हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की स्ट्रैटेजी अपनाएं नवल, जहां पर पति पत्नी और बच्चे अगर आप फैमिली फ्लोटर लेना ही चाहते हैं तो उस एक प्लान के तहत कवर हो सकते हैं, और माता पिता क्योंकि वो सीनियर सिटीजन है और अगर उनकी खासतौर से हेल्थ कंडीशन है तो उनके लिए आप अलग अलग इंडिविजुअल प्लान्स लें। ये कैसा रहेगा नवल? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि आपके माता-पिता अभी जैसे हमने देखा सीनियर सिटीजन्स के कुछ स्पेसिफिक प्लान्स हैं जो जो उनकी एज ग्रुप के लिए पर्टिनेंट है। तो कहीं न कहीं वो प्लान्स अलग होने चाहिए और आपकी जो फैमिली है, इमीडिएट फैमिली आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे, उनके लिए वो एक एक प्लान ले सकते हैं जिसमें फैमिली फ्लोटर में, क्योंकि यूजुअली एक फैमिली फ्लोटर में 2 एडल्ट्स की कवरेज मिलती है। तो वो एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं और उनके बच्चे हो सकते हैं। 4 बच्चों तक कवर कर सकते हैं उस एक ही प्लान में, और माता-पिता के लिए वो इंडिविजुअली एक अलग प्लान ले लें। तो यही बेस्ट रणनीति होती है क्योंकि नीड्स अलग है और कॉस्टिंग बहुत डिफरेंट हो जाती है। अगर आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, उसमें जो कॉस्टिंग होती है वो जनरली ओल्डेस्ट मेंबर की एज के अनुसार होती है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आप अननेसेसरी वो हाई कॉस्टिंग दे जो आपको माता-पिता के लिए, आपको अगर इंश्योरेंस लेना है तो उनकी कॉस्टिंग तो जो हाई होएगी वो होएगी, बट आपकी फैमिली की कॉस्टिंग आप अननेसेसरी नहीं बढ़ाना चाहोगे। एब्सोल्युटली। अब ऐसे में पंकज जी, कई बार लोगों को ये रहता है कि हमारे पास तो एम्प्लॉय की तरफ से भी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान है जिसमें हमने अपने परिवार को शामिल किया हुआ है, फैमिली फ्लोटर ले लेते हैं लोग, उसके ऊपर टॉपअप करा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम इंडिविजुअल हेल्थ प्लान की बात करते हैं, अगर आपने शुरुआत में ही एक फैमिली फ्लोटर लिया है तो आगे चलकर आपको ग्रेजुएट तो करना है ना। इवन इफ हम एक परिवार की बात करें जहां पति पत्नी और केवल बच्चे ही हैं, आप पूरी उम्र जो है फैमिली फ्लोटर पे निर्धारित या निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपको उसमें से भी आगे चलकर जब बच्चे बड़े हो जाएं आपके, तो उनके लिए आपको इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए। तो ये एक ग्रेजुएशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए फ्रॉम फैमिली फ्लोटर टू इंडिविजुअल हेल्थ कवर? बिल्कुल, देखिए फैमिली फ्लोटर में वैसे भी 25 इयर्स की एज तक के बच्चे जो होते हैं वो कवर होते हैं, वो इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद उनको वैसे भी इंडिविजुअल प्लान लेना होता है। तो आपने सही कहा कि जैसे फैमिली की जरूरतें बढ़ती हैं, एज बढ़ती है बच्चों की, तो आपको अलग से उनके लिए प्लान लेना चाहिए। और दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि समय के साथ आपको सम इंश्योर्ड भी बढ़ाना चाहिए। समय समय पर इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको ऑफर देती हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज तक आपका जो कवर है वो बिना किसी मेडिकल टेस्ट के बढ़ाया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंश्योर्ड पीपल को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर उन्हें कवर मिल रहा है तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले सम इंश्योर्ड काफी था वो शायद आज नहीं है। तो समय के साथ में महंगाई के हिसाब से भी और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से भी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, तो इस हिसाब से आपको इसमें चेंजेस करने चाहिए। चलिए, यहाँ पर हम तमाम पहलुओं पर बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपने परिवार के लिए अगर हेल्थ कवर लेना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा अगर आप अपने लिए कवर लेना चाहते हैं। लेकिन एक आम कंफ्यूजन नवल जो लोगों में रहता है वो ये है कि अगर हमने एक हेल्थ पॉलिसी ले रखी है पूरे परिवार के लिए तो क्या क्रिटिकल इलनेस को भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए या इसको एक राइडर के रूप में लेना चाहिए? बहुत बेसिक सवाल है। अक्सर हम लोगों को सलाह देते आए हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी जेब देखिए। अगर आप एक होलसेम पॉलिसी नहीं ले सकते हैं तो राइडर तो आपको ले ही लेना चाहिए, लेकिन क्रिटिकल इलनेस प्लान क्या सीनियर सिटीजन्स के केस में और भी ज्यादा अहम हो जाता है खरीदना? जी जनरली आपकी जो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें भी क्रिटिकल इलनेस का अगर कोई खर्चा आता है, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आता है, तो वो तो आपको कवरेज मिलता ही है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो क्रिटिकल इलनेस का जो ट्रीटमेंट होगा उसका 10 लाख का तो आप वहां से यूज कर ही सकते हैं। बट यूजुअली एक क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी सेपरेटली लोग लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिटिकल इलनेस ऐसी चीजें होती है जिसमें आप ना तो काम कर पाते हैं, ना आपका टाइम भी काफी जाता है उसको ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली वो एक इनकम रिप्लेसमेंट की तरह होती है। तो कुछ कंपनीज ने ये इस तरह के प्लान्स लॉन्च किए हैं कि जैसे ही कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होता है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, लेट से 50 लाख 25 लाख जितना का भी आपने सम एश्योर्ड लिया है। तो वो बेसिकली आपकी इनकम रिप्लेसमेंट के लिए होता है, ना कि ट्रीटमेंट के लिए। और उसमें कोई क्वेश्चंस आस्क नहीं होता कि आपको ट्रीटमेंट कराना ही है या आपको वो पैसा अस्पताल में खर्च करना है। वो पैसा आप जैसे भी खर्च करें। तो
तो उस तरह की पॉलिसीज एक तरह से आपको इस चीज से हेल्प करती है कि आपकी जो इनकम लॉस हुई है या आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, आप जैसे मर्जी उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, तो तमाम बारीकियां हमने आपको फिलहाल समझाई हैं, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और 9619873567 नंबर है जहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस शो में चर्चा का आखिरी पहलू है कि अब आप अपनी LIC इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ना, वो अपने PF खाते से भर सकते हैं। पंकज जी, ये सुविधा को लॉन्च करने के पीछे क्या वजह रही? देखिए, इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मालूम है, लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास पैसे नहीं हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। अब वो लैप्स ना हो, उसके लिए एक तरीका है कि आपका आप अगर PF के सब्सक्राइबर हैं और आपकी मिनिमम 2 इयर्स की मेंबरशिप है, तो ऐसे में आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं कि आप फॉर्म 14 जमा कीजिए और आपके PF का जो बैलेंस है वहां से आपका इंश्योरेंस का, सिर्फ LIC का जो प्रीमियम है वो भरा जा सकता है। तो इसकी जरूरत तो यही है सिर्फ कि आपकी पॉलिसी लैप्स ना हो। इसके लिए एक चॉइस आपको और दी गई, ऑप्शन दिया गया है कि अपने पास पैसे ना हो तो PF का जो बैलेंस है उससे कम से कम ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो की जा सके। नवल, प्रक्रिया क्या होगी, कैसे आपको ये करना होगा? कोई खास तरह की एप्लीकेशन जो आपको EPFO में जमा करनी होगी, प्रोसेस क्या होगा इसका? जी, आपको एक फॉर्म आता है, इसका फॉर्म 14, जिसमें बेसिकली आपको भरना है और आपको ये कंफर्मेशन देना है कि आपका PF बैलेंस एटलीस्ट 2 महीने का 2 साल का प्रीमियम उसमें है कम से कम, और आगे आप वो PF बैलेंस मेंटेन करेंगे या उतना पैसा होगा जितना आपको एनुअल प्रीमियम में जाना है उस पॉलिसी का। तो अगर ये सारी कंडीशंस मीट होती है तो आपका PF बैलेंस से कट के आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगा। सुविधा के लिहाज से तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन पंकज जी, क्या हमें इस तरह की सुविधा को अवेल करना चाहिए? ये मजबूरी में किया जा सकता है, बट अदरवाइज नहीं। मैं बिल्कुल कहूंगा कि जहां तक हो सके आपका जो PF का पैसा है वो आपकी दूसरी जरूरतों के लिए है, तो ये आप इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए मजबूरी में अगर यूज करें तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा ना करें। और दूसरी बात एक और भी है कि यहां पर ये नहीं कि आपको टर्म प्लान का ही प्रीमियम भरना है। अब ऐसे में अगर आपका कोई LIC का ऐसा प्लान है जिसका प्रीमियम ज्यादा है, तो वैसे में फिर आपके PF से ये पैसा कटेगा तो शायद काफी बड़ा पैसा आपका निकल जाएगा। और जो PF का पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए आपको पैसा रखना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मजबूरी हो तो बात अलग है, नहीं तो जहां तक हो सके आप इससे बचें। चलिए, तो इंश्योरेंस के तमाम पहलुओं पे आज फोकस है मनी मंत्रा का, जहां पर हमने आपको अभी बताया कि कैसे आप अपने PF से LIC प्रीमियम भर सकते हैं। आपको फॉर्म 14 है जो भरना होगा, और ये फॉर्म 14 आपको EPFO की वेबसाइट पर मिल जाएगा जहां पर आप इसकी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको समझाया कि ये एकदम लास्ट विकल्प है, आखिरी विकल्प है, क्योंकि PF में जो पैसा आपका पड़ा है ना, वो दरअसल आपके रिटायरमेंट के लिए है और इस तरह की पेमेंट्स के लिए नहीं है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास प्रीमियम की जब डेट आए, जब ड्यू डेट आए, उसके लिए पर्याप्त पैसे हो। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लीजिए या थोड़ी सी अपने फाइनेंसेस की प्लानिंग कर लीजिए, जिसके मुताबिक जो ये सालाना या जिस भी तरह की अवधि में आपने प्रीमियम पे करने का प्लान किया हुआ है, आपके पास पर्याप्त मात्रा में राशि हो, रकम हो। रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल शो में शामिल करेंगे जो कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारा शो लाइव है सोशल मीडिया पर, साथ ही व्हाट्सएप हमारा एक्टिव है। आप अपने सवाल हमसे 9619873567 पर पूछ सकते हैं। तुरंत अपने सवाल भेजिए ताकि हम आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकें। मिलते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, मनी मंत्रा में अब आधे घंटे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, जहां पे इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, हम देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। नवल गोयल और पंकज मटपाल हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, और अब दर्शकों के सवाल लेने का वक्त आ गया है, जहां पर गोकुल दास जी का सवाल मैं सबसे पहले लूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर ये मौजूद नहीं है, हालांकि इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है।
और पंकज जी, ये रिटायर्ड पेंशनर हैं और 5 लाख रुपए एसबीआई मीडियम ड्यूरेशन फंड में 2016 दिसंबर से इन्होंने निवेश किए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि इनकी जो यील्ड है उसमें लगातार गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इस फंड में से पैसे निकाल लें, क्योंकि और अगर घाटा हो तो शायद इनके लिए वो अच्छी बात नहीं होगी। पैसों को निकालने के बाद ये पैसों को कहाँ लगाएं, एक तरह से उसकी भी स्ट्रैटेजी हमें इनको रेकमेंड कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि पैसे निकालना तो मेरे ख्याल से सही निर्णय होगा। देखिए, अगर इनका नजरिया लंबा है तो और उनको जरूरत नहीं है फिलहाल, तो बिल्कुल ये पैसा निकाल लें यहाँ से, क्योंकि मीडियम ड्यूरेशन फंड्स में आप बहुत अच्छे ऐसे मतलब स्टेबिलिटी के लिए ये फंड्स अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में। लेकिन यदि आपको यहाँ से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है तो फिर उतने अच्छे एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी है, आप वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वेल एस्टेब्लिश फंड हैं जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड, आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन आगे ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में भी हो रहा है तो आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। नजरिया लंबा हो और थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर ले, एक साथ करने के बजाय आप उसको अगले 2-3 महीने में स्प्रेड करके करेंगे तो थोड़ा सा और भी आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑलराइट, जितना हमें सवाल पढ़कर समझ में आया है हमने रिकमेंडेशन दे दी है। फंड्स आपने जो रिकमेंड किए हैं वो तमाम बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी के ही हैं पंकज जी, क्योंकि ये रिटायर्ड है इसीलिए आप इनको थोड़ा सा सेफ रहने को सलाह दे रहे हैं। क्योंकि ये डेट फंड से निकलकर बाहर आ रहे हैं तो एकदम से ये कहना कि आप इक्विटी फंड में कीजिए, और वो भी जो कि रिटायर्ड हैं ऑलरेडी, तो मैंने बैलेंस एडवांटेज फंड कहा है जिसमें इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी और डेट दोनों में होता है। हाइब्रिड कैटेगरी है ये, तो इनको ग्रोथ भी मिलेगी और पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी भी रहेगी, यानी डाउन साइड भी प्रोटेक्टेड है काफी हद तक और अपसाइड भी यहाँ पर काफी अच्छा स्कोप है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी दर्शक अपने सवाल भेजें, अपना नंबर भेजें ना, तो फोन उठा लिया करें, क्योंकि अब देखिए गोकुलदास जी वैसे तो रिटायर्ड पेंशनर है, लेकिन हम इनकी बेहतर प्लानिंग कर पाते अगर ये हमारे साथ फोन लाइन पर होते। बहरहाल पंकज जी ने आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ का बैलेंस एडवांटेज फंड इनको रेकमेंड किया है। अगले दर्शक का सवाल मैं लूंगी, ट्विटर के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है और ये इंश्योरेंस से रिलेटेड सवाल है। तो पहले नवल के पास मैं जाऊंगी। नवल, खालिद हार्ट से जुड़ी हुई या दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ अवेलेबल है, और अगर इनको ऑलरेडी एक हार्ट डिजीज़ है तो क्या अवेलेबल पॉलिसीज़ उनको कवर करेंगी, और अगर करेंगी तो किस स्टेज के बाद करेंगी, प्रीमियम कितना होगा, तमाम बारीकियां ये समझना चाहते हैं। वो तमाम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आजकल स्पेशलाइज्ड पॉलिसी का भी बहुत चलन शुरू हो चुका है। नवल, हम एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलसम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान तो लेते ही लेते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां जो कि आम है उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनियां अलग अलग पॉलिसीज निकालती हैं। तो क्या इस तरह की पॉलिसीज को देखना चाहिए? सबसे पहला सवाल तो यही होगा, क्योंकि सिर्फ हार्ट ही नहीं, आप डेंगू से लेके कैंसर से लेके इन सब बीमारियों की क्योंकि तादाद ज्यादा है तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां भी अलग अलग तरह के प्लान्स लॉन्च कर देती हैं। लेकिन हमारे पास अगर एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो क्या इस तरह की पॉलिसीज को देखना चाहिए? जी, सबसे पहले आपको अपना रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि आप किस तरह के एक्सपोजर में हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो वो आपका 99% हेल्थ केयर का खर्चा है या हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा है, वो तो आपको वो कवरेज मिल ही जाएगा। अब इसके बाद अगर आपको ये लगता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम्स थी या बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स है या कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन केसेस में आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि अगर कैंसर का फॉर एग्जांपल कुछ आता है, कैंसर का इलाज करवाना पड़े, तो डेफिनेटली वो 5 लाख या 10 लाख का सम एश्योर्ड उसके लिए इनफ नहीं होगा। तो उन सिनारियोज में आप अपने लिए इवेल्युएट कर सकते हैं कि ठीक है, मैं 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का कोई क्रिटिकल इलनेस प्लान ले लेता हूँ। बट ऐसे तरह के मतलब काफी सारी पॉलिसीज आती है, डेंगू केयर आपने कहा, या कार्डियक प्लान आते हैं जो सिर्फ कार्डियक पेशेंट्स के लिए होते हैं। बट जनरली इंश्योरेंस कंपनी उनको कवर नहीं करेगी जो ऑलरेडी इस बीमारी से गुजरे हुए हैं या ऑलरेडी इस टाइप की बीमारी उनको है। अगर किसी को कैंसर है तो वो डेफिनेटली कैंसर का प्लान नहीं ले सकता। बट ये सब चीजें आप पहले भी प्लान नहीं कर सकते, तो आपका एक तरह से बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आप जो भी लेते हैं वो एक तरह से एक रिस्क को कवर करता है
वो रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत ही मिनिमम है, कैंसर होने की चांसेस बहुत ही 0.01% होगा। बट अगर आप उसको कवर करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, बट डेफिनिटली एक बेसिक हेल्थ प्लान ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे चांसेस काफ़ी है कि वो हेल्थ प्लान यूज़ हो जाए। व्हेयरएज़ कैंसर टाइप की चीज़ें बहुत रेयरली यूज़ होने की चांसेस है। अच्छा, और तो मुझे कुछ पॉलिसीज़ के नाम बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक ने सीधा पूछा हुआ है कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आप रेकमेंड करेंगे और किस तरह के फीचर्स होंगे। तो दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई कौन सी पॉलिसी आपको लगता है कि अगर इंटरेस्ट है खालिद को लेने में तो लेनी चाहिए, और किस तरह के फीचर्स काम के होंगे? जी, जैसे स्टार हेल्थ का कार्डियक केयर पॉलिसी आती है जो स्पेशली इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए है। बट मेरा डाउट यही है कि ऑलरेडी अगर ये बीमारी है तो शायद इनको वो प्लान वो नहीं देंगे। बट इस तरह के प्लान्स अवेलेबल है मार्केट में जो स्पेसिफिक बीमारियों को कवर करते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिषेक धतीश हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार अभिषेक, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं पुणे से बोल रहा हूँ अभिषेक। ओके, पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये था मैम कि मेरा जो एनुअल इनकम है वो 10.5 लाख पर ईयर है और मेरी 2 डॉटर्स हैं। तो मेरे को कौन से फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए सेविंग्स के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए? ओके, आपने इससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट कहीं कर रखी है? मैंने थोड़ा बहुत पीपीएफ में और इक्विटीज में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखा है। इक्विटी मतलब डायरेक्ट इक्विटी आपने खरीदा हुआ है, शेयर खरीदे हुए? जी जी। ऑलराइट, म्यूचुअल फंड के जरिए आपने नहीं किया है ना? जी जी, नहीं, मैंने डायरेक्ट इक्विटीज में किया। आप हर महीना कितना निवेश कर पाएंगे? नहीं, मैं एक्चुअली वही जानना चाहता था कि ये मेरे को किस अमाउंट तक पर मंथ तो उसके लिए जानना मुझे ये होगा कि आप कितने साल तक निवेश करेंगे और आपको कॉर्पस कितना खड़ा करना है। मेरे ख्याल से आपको बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्च है जिसके लिए आपको निवेश रणनीति की ज़रूरत होगी। तो 10-15 साल का अगर ये टारगेट है तो आपको कितना लगता है कितना खर्च होगा? मंथली मैम मैं अराउंड 15 to 20,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ। चलिए पंकज जी, अब सवाल पे थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई। इक्विटी में इनको रणनीति हम सुझाएं उससे पहले सुकन्या समृद्धि योजना क्या इनको ले लेनी चाहिए अपनी बेटियों के लिए? सुकन्या समृद्धि योजना कंसिडर किया जा सकता है उसको। वजह यह है कि जो उस पर इंटरेस्ट है वो आज की डेट में दूसरे स्कीम्स के मुकाबले में बेहतर है। सॉवरेन गारंटी है, यानी गवर्नमेंट की गारंटी है उसके ऊपर। 7.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है और साथ ही रिटर्न टैक्स फ्री है और आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट भी है। इन सब बातों के हिसाब से मैं कहूंगा कि करना चाहिए, लेकिन अगेन अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं तो 7.50% भी बहुत ज्यादा नहीं है। और हमें मालूम है कि जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम हो इंक्लूडिंग सुकन्या समृद्धि योजना, यहां पर जो इंटरेस्ट रेट हैं ये क्वार्टरली बेसिस पर आपके रिसेट होते हैं, तो ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में उसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लिमिट 1.5 लाख रुपए है तो पूरा 1.5 लाख उसमें ही इन्वेस्ट कर दें, बाकी कुछ ना करें। आपको इक्विटी और डेट दोनों में करना चाहिए। जहां डेट है वहां पर आप सुकन्या समृद्धि योजना को कंसिडर करें, लेकिन साथ में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट जरूर करें। तो वो कैसे होगी रणनीति, उसके लिए क्या सुझाएंगे? अगर मान लें कि ये 20,000 रुपए हर महीना निवेश करें तो कौन कौन से फंड्स डालें? बिल्कुल, अब देखिए पहली बात तो यहां पर यह है कि आप ये तय कर लें कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अगर आज की तारीख में वो गोल अचीव करना होता तो कितनी जरूरत पड़ती, और 6-7% का इन्फ्लेशन मानकर फ्यूचर में कितनी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए तो उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। और जैसा आपने कहा कि आप 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि 20,000 में से आप 5,000 रुपये रखिए, कोई बात नहीं, अपने सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, और 15,000 रुपये आप इक्विटी में कीजिए। लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में आप कर रहे हैं, अगर आपको सच में बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उस हिसाब से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यही होता है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास, आप उसमें थोड़ा सा अग्रेसिव फंड्स जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। थोड़ा आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप एक्टिव फंड्स को भी इंक्लूड कीजिए।
इस तरह से आप पोर्टफोलियो बनाइए। जहां तक स्कीम का सवाल है म्यूचुअल फंड का, मैं कहूंगा कि लार्ज एंड मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, इसको आप शामिल कीजिए। पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, इसको आप पोर्टफोलियो में रखिए। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और साथ ही एक इंटरनेशनल फंड की मैं सलाह दूंगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड एक अच्छी चॉइस रहेगी। इस तरह से आप ये 4 फंड मेरे हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कीजिए। और जो भी अमाउंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए साल दर साल अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते जाइए। अगर 10% तक आप बढ़ा सकें हर साल तो ये अच्छा रहेगा। नहीं, लेकिन पंकज जी, यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई की महंगाई की अक्सर हम बात करते रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा। अगर 20,000 रुपये ये अभी शुरू कर रहे हैं तो उस महंगाई को पकड़ते हुए कितने % से, कितने दर से अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए फिर इनको? जैसा मैंने कहा कि देखिए, मैं कहूंगा कि 10% का टारगेट रखिए, लेकिन ये कई बार निर्भर करता है कि आपकी इनकम किस हिसाब से बढ़ रही है। अगर आप अफोर्ड कर सके तो 10% आपको रखना चाहिए। अगर किसी वजह से, क्योंकि आप किस तरह की जॉब में हैं, वहां पर कितना आपका इंक्रीमेंट एनुअल एक्सपेक्टेड है, वो डिपेंड करता है। अगर हर साल 10% नहीं बढ़ पा रहा है तो एक ये भी ध्यान रखिए कि जब जब आपको लमसम में कोई बोनस मिलता है या आपका प्रमोशन होता है, उस वक्त आपको इंक्रीमेंट होता है, उस हिसाब से बढ़ाते जाइए। तो ऑन एन एवरेज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से बढ़ना चाहिए। हर साल नहीं बढ़े तो भी एवरेज जो है उसका 10% से बढ़े, ये आप जरूर कोशिश कीजिए। चलिए अभिषेक, रेकमेंडेड फंड्स में आप शुरुआत कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट की, और जैसा कि पंकज जी ने कहा कि क्या कॉर्पस आपको चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार कीजिए। बेटियों को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके मुताबिक आपका कितना खर्च होगा, उसमें आप एजुकेशन इन्फ्लेशन जो कि 10 से 12% की दर से बढ़ता है उसको भी काउंट कीजिए। एक कॉर्पस पर आइए, किन फंड्स में आपको शुरुआत करनी चाहिए वो आपको रेकमेंड कर दिए गए हैं। अगला सवाल योग्यता का होगा। नवल, ये शादी कर रही हैं और चाहती हैं कि शादी के बाद जो प्रेगनेंसी का खर्चा होगा वो किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में या किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किया जाए। फ़ोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ, वरना इनको मुबारकबाद दी जाती इनकी शादी के लिए जो ये करने वाली हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल है क्योंकि प्रेगनेंसी के खर्चे भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। ऑब्वियसली हम मेडिकल एक्सपेंसेस और कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वो तो साल दर साल बढ़ ही रहे हैं। अब ऐसे में प्रेगनेंसी का स्पेसिफिक खर्चा कोई आम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो या इसके लिए कोई प्लान्स भी मिलते हैं स्पेशलाइज्ड? जनरली आम जो पॉलिसीज होती है उसमें कुछ पॉलिसीज होती है जिसमें मैटरनिटी कवर मिलता है। हालांकि वो कवरेज जो होता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है। जनरली इसमें एक अपर कैप रहता है कि अगर आप सिजेरियन डिलीवरी करवा रहे हैं तो 50,000 की लिमिट है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं तो 25,000 की लिमिट है। तो डिपेंड करता है, 25 या 50,000 अगर इनके लिए इनफ है तो डेफिनेटली ये एक मैटरनिटी प्लान ले सकते हैं। हालांकि हम जो रेकमेंड करते हैं कि इस तरह के प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है वो अगर आप इंश्योरेंस के जरिए कवर करवाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रीमियम ज़्यादा देते हैं, क्योंकि अगर आपको मैटरनिटी इंक्लूड करना है तो आपसे इंश्योरेंस कंपनी उतना ही ज़्यादा प्रीमियम ले लेगी और शायद लॉन्ग टर्म में आप उस पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे देंगे जितना आपको मैटरनिटी में फ़ायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये मैटरनिटी के लिए कुछ पैसे अलग से बचा के रख लें, ना कि एक मैटरनिटी कवरेज प्लान ले। और राइट, योग्यता फोन लाइन पर नहीं है, वरना थोड़ी सी और बारीकी में चर्चा हो जाती, पर जितनी भी इनको रिकमेंडेशन दी है उम्मीद करते हैं कि इन्हें समझ आई हो और उसके मुताबिक ये जो है रणनीति बना सके। जो प्लान्स आपने इनको रेकमेंड किए हैं नवल, उनकी प्रीमियम क्या होगी? सो जनरली अगर मतलब मैटरनिटी कवरेज है और 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो डेफिनेटली एज पे डिपेंडेंट होता है प्रीमियम। बट मैटरनिटी और नॉन मैटरनिटी के बीच में करीब करीब 2-3 हज़ार का पर ईयर डिफरेंस आ जाएगा। तो अब अगर आप फॉर एग्जांपल 4 साल बाद अगर उनकी प्रेगनेंसी होती है तो वो 12 से 15 हज़ार रुपये तो एडिशनल दे चुकी होंगी उस प्लान को मेंटेन करने के लिए। और उसके बावजूद उसके बाद भी, जब मैटरनिटी के बाद भी वो उस प्लान को अगर कंटिन्यू करती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5-10 साल में आप कितना ज़्यादा प्रीमियम दे चुके होंगे। और वही खर्चा अगर आप अपने जेब से उठा ले तो 25,000 रुपये का खर्चा आप डेफिनेटली एक नॉर्मल डिलीवरी में उठा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल हम लेते हैं। क्या हमारे साथ शुभम फोन लाइन पर हैं?
सुमित का सवाल मैं यहाँ पर लेती हूँ और सुमित का सवाल हम पंकज और नवल दोनों से लेंगे। पंकज जी, हमारे साथ फोन लाइन पर सुमित हैं या शुभम है? चलिए, तो सुमित का सवाल मैं लूंगी, इन्हें हम फोन लाइन पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पंकज जी, 54 साल के इनके माता पिता की उम्र है 54 और 58 और उनके लिए इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चाहिए। 54 और 58 साल में डेफिनेटली आपको कोई भी प्लान मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि जो प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट होगा उसमें अगर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली प्लान आप ले सकते हैं। और ऐसे में मैं इनको 2 प्लान अपनी तरफ से रेकमेंड करूंगा। एक आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ प्लेटिनम एनहांस्ड इंश्योरेंस, अगर ये प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं तो इस प्लान में, जब हमने पहले बात की थी एसेंशियल प्लान की, उसके मुकाबले में और भी एडिड एडवांटेज हैं। तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ का प्लेटिनम एनहांस्ड इंश्योरेंस प्लान कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा HDFC एर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान। तो ये 2 प्लान है मेरी तरफ से जो इनको कंसिडर करने चाहिए। हैं इन प्लान्स के और आपने क्यों रेकमेंड किया? देखिए, यहाँ पर अभी क्या हो गया है कि एक तो इन पॉलिसीज में रिस्टोर बेनिफिट या रीलोड बेनिफिट बोलते हैं हम लोग, कि अगर कभी कोई क्लेम होता है तो फिर से दोबारा से अगर पूरा मान लीजिए क्लेम आया और पूरा जो सम इंश्योर्ड था वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो फिर से उतना ही सम इंश्योर्ड पॉलिसी में लोड हो जाता है। यानी कि आपको दोबारा से उसी पॉलिसी ईयर में अगर क्लेम की जरूरत पड़े तो आपको क्लेम मिल जाएगा। तो ये रीलोड बेनिफिट जो है ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है, फीचर है। और दूसरा, उसके अलावा यहाँ पर जो बोनस है वो बेसिकली नो क्लेम ईयर के लिए 50% आपको बोनस मिल जाता है। तो यानी कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी अगले साल में 15 लाख हो जाएगी, उसके अगले साल में 20 लाख हो जाएगी। तो मिनिमम 100% तक सम इंश्योर्ड बढ़ सकता है। तो 10 लाख की पॉलिसी 20 लाख हो जाएगी, वो एक यहाँ पर बेनिफिट है। बाकी दूसरे जैसे यहाँ पर कोई को पे का क्लॉज है ही नहीं, जैसा हमने पहले देखा था कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना है। यहाँ पर वो इनबिल्ट है फीचर कि कोई को पे क्लॉज यहाँ पर नहीं है, जितना भी आपका एक्सपेंस होगा पूरा पूरा रिएम्बर्स हो जाएगा। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उसका नेटवर्क काफी बड़ा है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट यहाँ पर इंक्लूडेड है, डे केयर ट्रीटमेंट, एडवांस सर्जरी, एडवांस ट्रीटमेंट, वो सब यहाँ पर कवर होंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी यहाँ पर कवर हैं। तो जो फीचर्स हैं इन पॉलिसीज के वो काफी ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से मैंने ये पॉलिसीज इनके लिए रेकमेंड की हैं। अच्छा, इनके सवाल में मेरे पास ये क्लैरिटी नहीं है कि इनके माता पिता की कोई हेल्थ हिस्ट्री है या नहीं। अगर हेल्थ हिस्ट्री होती है तो नवल, जो पंकज जी ने पॉलिसीज कही हैं, क्या वो ले सकते हैं और प्रीमियम का खर्चा फिर बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की हेल्थ हिस्ट्री है इन पे लोडिंग लग सकता है। जनरली अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड लाइफ है, बेसिकली कोई अगर हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं है, तो 2 तरह से इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम को चेंज कर सकती है। एक तो ये कि लोडिंग बढ़ा दे या फिर इनको कवरेज डिनाई कर दे। तो डेफिनेटली मेडिकल टेस्ट के बाद ही पता लगता है कि कितना लोडिंग लगता है। कुछ केसेस में 50% तक का भी लोडिंग लग जाता है। अगर स्टैंडर्ड लाइफ के लिए 15,000 है तो हो सकता है 22-25 हज़ार तक इंश्योरेंस कंपनी मांग ले इनसे टू कवर स्पेसिफिक डिजीजेस। और तीसरा ऑप्शन भी होता है कि वो कुछ डिजीजेस वो एक्सक्लूड कर देते हैं पॉलिसी में, ये बोल के कि ठीक है आपकी पॉलिसी स्टैंडर्ड रेट में हम दे रहे हैं, बट ये क्योंकि ये कुछ बीमारियां आपको ऑलरेडी है तो ये हम एक्सक्लूड कर देंगे कवरेज से। ऑलराइट, चलिए, सुमित फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनको सलाह समझ में आ गई है और उसके मुताबिक इनको जो रेकमेंडेड प्लान्स हैं वो ये खरीद लें। लेकिन अगले दर्शक शुभम गुप्ता फोन लाइन पर हैं। शुभम, नमस्कार, बताइए आपका पोर्टफोलियो। हेलो मैम, शुभम बोल रहा हूँ। जी, अपनी टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए प्लीज़। मैंने आपको पोर्टफोलियो भेजा हुआ है जिसमें मेरे पास कैनरा ब्लू चिप फंड, जिसमें मैं 3,000 पर मंथ की SIP कर रहा हूँ, और आप पारिक फ्लेक्सी कैप है जिसमें 2,000 पर मंथ की SIP कर रहा हूँ, और एक्सिस ब्लू चिप है जिसमें मैंने अभी SIP बंद कर दिया लेकिन उसमें मेरा लमसम अमाउंट इन्वेस्टेड है, और एक मोतीलाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड जिसमें 500 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और बाकी पोर्टफोलियो डिटेल्स आपके पास है।
इसके अलावा आपके पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, 17,000 का लमसम है। मिरर एसेट लार्ज कैप है, 1,000 रुपये हर महीना। क्वांट टैक्स प्लान भी आपके पास 500 रुपये हर महीना आप डाल रहे हैं। ये किसी आर्थिक सलाहकार से लिया है आपने पोर्टफोलियो क्या? जी मैम, किसी आर्थिक सलाहकार के पास से आपने ये पोर्टफोलियो लिया है या अपनी समझ के अनुसार? फंड सिलेक्ट किया है। हाँ जी, आपका शो देख के जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज आई उसी से रिलेटेड फंड सेट किए हैं। बहुत सारे फंड आपने, लगता है सारे ही शो में जो भी फंड हम रेकमेंड करते हैं वो सारे ही अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं। शुभम, पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट का सवाल है और शुभम ने अपनी वेल्थ क्रिएशन का ही टारगेट रखा हुआ है, जो जानकारी मेरे पास सवाल में आती हुई दिखाई दे रही है। बताएं, इनके पास CR ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, SBI का स्मॉल कैप भी है और इनके पास मोतीलाल नैस्डैक 100 है, ICICI प्रू का निफ्टी इंडेक्स लिया हुआ है और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स अलग से लिया हुआ है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में लमसम है, क्वांट का टैक्स प्लान भी है, मिरर एसेट लार्ज कैप भी है, एक्सिस ब्लू चिप भी है, मिरर का टैक्स सेवर भी है, HDFC हाइब्रिड इक्विटी भी है। तो इन्होंने बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हैं। मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लें इनके फंड्स को। सबसे पहले तो देखिए, स्कीम्स तो इनकी सभी अच्छी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बोल भी रहे कि इन्होंने शो देखकर फंड्स चूज किए हैं, तो फंड्स ठीक हैं। सर हम कहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को इतना फैलाना नहीं है, ओवर डाइवर्सिफाई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इनका लार्ज कैप में बहुत सारे फंड ले लिया आपने, इंडेक्स फंड भी लिया, निफ्टी 50 भी था आपके पास, फिर आपने एक्सिस ब्लू चिप भी ले लिया। तो आपने, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप फंड बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि लार्ज कैप फंड्स को थोड़ा सा कम कीजिए। पहले तो मुझे ये नहीं पता कि आपका गोल क्या है और कितने समय का है, बट वेल्थ क्रिएशन अगर आपके मन में है तो डेफिनेटली नजरिया भी लंबा होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से बदलाव की जरूरत है। तो आप जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड है, उसकी जगह पर आप एक्सिस मिड कैप फंड को इंक्लूड कर लीजिए, तो आप उसमें बदलाव कर लीजिए। लार्ज कैप में, क्योंकि आपने कहा कि स्मॉल कैप में एक ही फंड है आपके पास, इंटरनेशनल फंड आपके पास है, उसको कंटिन्यू कीजिए। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में भी आपका एक्सपोजर अराउंड 25-26% इंटरनेशनल इक्विटी में जाता है, तो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफी है। मिड कैप स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में कम है, तो मैं कहूंगा कि आप लार्ज कैप में से थोड़ा कम कीजिए, आप इंडेक्स फंड को रखिए। लेकिन जो आपके पास में जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड और एक और आपने लार्ज कैप फंड कहा, वहां से आप निकल के मिड कैप फंड को इंक्लूड कर लीजिए। तो ये रहेगी स्ट्रेटेजी। साथ ही आपके पास जो हाइब्रिड फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स भी अगर आपका कोई नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का है तो उसमें आप बने रहिए। अगर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के हिसाब से 15-20 साल या रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को अगर पूरा भी इक्विटी में करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। बस यह है कि उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आप बने रहिए, धैर्य रखिए, तो लंबे समय में इक्विटी आपके गोल अचीव करने में आपकी मदद करेगी। अच्छा, ELSS फंड्स बहुत सारे हैं, इसको समेटना चाहिए क्या पंकज जी? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि स्पेशली मैं देख रहा था कि लार्ज कैप में जो नाम आपने बताए, लार्ज कैप में बहुत ज्यादा है, तो वहां पर आप लार्ज कैप में से थोड़े कम कर दीजिए और हो सके तो जो 2 इंडेक्स फंड है आपके पास, अब उन्हीं को रखिए लार्ज कैप में, आप बाकी में से निकल जाइए, उसकी जगह पर मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ा दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी बहुत सारी करके रखी हुई है। मुझे ये बताएं, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट निवेशित रखी है शुभम, के निकाल दिए पैसे इसमें से? नहीं मैम, अभी मैंने कुछ भी रिडीम नहीं किया है। तो मेरा सवाल यही था जो सर ने बताया, तो शुड आई रिडीम दैट फ्रॉम वन फंड और कन्वर्ट इनटू मिड कैप और स्मॉल कैप फंड? जो हाँ, मेरे ख्याल से उसमें से निकाल के फिर आपको ऐड करना चाहिए। पंकज जी, क्या सही होगा? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड, तो वहां से पूरा रिडीम कर दीजिए। रिडीम क्या आप स्विच भी कर सकते हैं, सेम कंपनी में कर रहे हैं, आप डायरेक्टली वहां से लमसम में स्विच कर दीजिए। अब इक्विटी से इक्विटी में ही जा रहे हैं, तो एक ही दिन आप स्विच कर दीजिए उसको, तो एक्सिस ब्लू चिप फंड से एक्सिस मिड कैप में आ जाएगा पैसा आपका, वैसा कर लीजिए। और साथ ही अगर किसी फंड से आपको ये करने की जरूरत हो कि एग्जिट करके और फिर दूसरे फंड हाउस के फंड में करना चाह रहे हैं, तब आप उसको रिडीम करके और फिर री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ बदलाव कीजिए। और साथ ही बस ये जरूर कहूंगा कि पहले आपको कितने पैसे की जरूरत है, उसके लिए कितने समय आपके पास में है, उस तरह से थोड़ी प्लानिंग कर लीजिए, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो को रीडिजाइन करने में मदद मिलेगी। अच्छा, आइडियली हमारे पास कितने ELSS फंड होने चाहिए पोर्टफोलियो में? इनके पास तो मेरे ख्याल से 3 है, बट इतनों की जरूरत नहीं होती है अमूमन लोगों को। कविता, ये ना मैं बल्कि ऐड करना भूल गया था। हाँ, आपने ELSS में इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक ही है, टैक्स प्लानिंग।
अब वहां पर आपको मतलब ओवर डाइवर्सिफिकेशन और ओवरलैपिंग हो रही है। आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहां भी काफी हद तक आपको मिलता जुलता दिखाई देगा। तो यहां पर अगर 3 साल हो गए हैं किसी ईएलएसएस को, पूरे हो चुके हैं, तो आप वहां से एग्जिट करके और पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो आप जिन फंड्स की मैंने रिकमेंडेशन दी है, जैसे कि मैंने कहा कि मिड कैप फंड को ऐड कीजिए, तो ईएलएसएस का पैसा भी निकालकर आप उस मिड कैप फंड में ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से, बट प्रोवाइडेड उसको 3 साल पूरे हो गए और आप एलिजिबल हैं अपने यूनिट्स को रिडीम करने के लिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ईएलएसएस में यही सलाह होगी कि आप 1 या 2 फंड ही रखिए। इस तरह से बहुत सारे फंड में, और हर साल जब कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स हर साल जब इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए, तो हर बार नया फंड ले लेते हैं। ऐसा करने की बजाय एग्जिस्टिंग फंड में ही अगर आप और ऐड करते रहें, टॉपअप करते रहें, तो वो बेहतर रहेगा। अनटिल अनलेस आपको ऐसा लगे कि मेरा फंड बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है और मैं वहां से एग्जिट भी नहीं कर पा रहा हूं, तब आप एक नया फंड ऐड कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर साल मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और हर साल नया फंड ले लिया, तो वो सही नहीं रहता है। तो आपके लिए सलाह है, अगर पॉसिबल हो, आपको 3 साल हो गए हो किसी भी ईएलएसएस में, तो आप वहां से रिडीम करके उस रिडेम्पशन प्रोसीड्स को दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। और पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में जो हम कहते रहते हैं कि आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना चाहिए, उस पर थोड़ा सा काम कीजिए। और हम शो में फंड्स तो रेकमेंड करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही निवेश पर आपको तमाम जानकारियां भी देते हैं कि उसका प्रोसेस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग में किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत होती है, उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। तो उन बातों पर भी ध्यान दीजिए ताकि आगे चलकर आप इस तरह के इतने सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ना शामिल करें। चलिए, इसी के साथ मनी मंत्रा में आज मुझे भी इजाज़त दें। पंकज जी और नवल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन सभी दर्शकों को हम बता दें कि मनी मंत्रा जो है वो सोशल मीडिया पे लाइव तो आता ही है, वहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे लगातार हम फ्लैश करते रहते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9619873567। तो आपके सवालों का इंतजार होगा। नमस्कार। The sharpest analysis to kickstart your trading day. His in-depth market understanding echoes wisdom. This is an historic bull market which nobody has seen before. Bullish on the Indian growth story as ever, he shares his acumen for all your